हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 और 11 जुलाई 2022 दोनों के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आज के क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट या नेशनल किसी की भी बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। मैंने आपसे ये पूछा था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था। तो शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हुई थी ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद में। इसके अलावा शास्त्री जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 1904 में। इनका देहांत हुआ था 1966 में ताशकंद में। इनकी जो मौत है वो आज भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है, जिसमें बहुत सारे खुलासे होना बाकी हैं जो कि आज तक नहीं हो पाए हैं। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी, जो श्वेत क्रांति थी, जिसमें दुग्ध के उत्पादन पर सरकार ध्यान दे रही थी, उसमें भी शास्त्री जी ने सपोर्ट किया था। व्हाइट रेवोल्यूशन जब भारत में चल रही थी तो उस टाइम पर नेशनल डेयरी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी और इसके द्वारा अमूल की स्थापना करी गई थी। तो उस रेवोल्यूशन में भी लाल बहादुर शास्त्री ने हिस्सा लिया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया। तो देवघर हवाई अड्डा एक नया हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन झारखंड के अंदर किया गया, देवघर में। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर 16,000 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है। मतलब ये जो 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इस पैसे की मदद से झारखंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट को बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, भूलना मत। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। अगला क्वेश्चन है, ये भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके अंदर 13 एक्सप्रेसवेज हो गए हैं। मतलब टोटल अगर बात करी जाए तो 13 नेशनल हाईवेज हो गए हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश, भारत का इकलौता ऐसा राज्य जहां पर 13 हाईवेज हो गए हैं। अभी तक 12 थे, लेकिन एक लेटेस्ट हाईवे इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड से लेकर दिल्ली तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। 296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने लिस्ट कर दिया है पूरे 13 एक्सप्रेसवे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी में ही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे यही है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ, ये दोनों मिलकर दिल्ली से लखनऊ को कनेक्ट करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे आने वाला है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इलाहाबाद बाईपास और बुंदेलखंड, ये जो अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये है यूपी, इकलौता ऐसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल गेम्स के 36वें संस्करण का जो उद्घाटन है, ये कौन से राज्य में किया गया। तो इस बार इसको होस्ट किया जाएगा गुजरात के अंदर, और अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। ये होस्ट करेगा गुजरात, और इसका शुभारंभ इस बार जो राष्ट्रीय खेल हैं, ये 27 सितंबर से इनकी शुरुआत हो रही है और ये चलेंगे 10 अक्टूबर तक। आपको पता है यहाँ पर इस बार 34 तरीके के स्पोर्ट्स कैटेगरीज हैं। मतलब 34 तरीके के खेल खेले जाएंगे और 7,000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर हिस्सा लेंगे। तो गुजरात इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहूंगा। इस बार 36वां संस्करण राष्ट्रीय खेलों का आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो 35वां संस्करण था, ये 2015 में आयोजित किया गया था। मतलब सीधे 7 साल के बाद आप समझ सकते हो नेशनल गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं। 2015 में 35वां संस्करण इसका केरल के द्वारा होस्ट किया गया था। और अगर 34वें संस्करण की बात करें, 34th की, तो ये झारखंड ने होस्ट किया था। तो फिलहाल आप पिछले 3 ध्यान रखिए, क्योंकि एसएससी में आप देख रहे हो या फिर आईबीपीएस या कोई भी एग्जाम, स्पेशली वैसे आईबीपीएस को तो नहीं बोलेंगे,
6 से 8 महीने के ही करंट अफेयर वो पूछता है, लेकिन एसएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो आप ध्यान रखिए 34वां, 35वां और अब 36वां तीनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और यहां पर आपसे बना के पूछा जा सकता है कि इस बार गुजरात के अंदर कितने शहरों में नेशनल गेम्स को आयोजित किया जा रहा है। तो टोटल ये 6 शहर हैं जहां पर आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो हो गया राजकोट, दूसरा हो गया अहमदाबाद, तीसरा यहां पर हो गया वडोदरा, चौथा हो गया सूरत, पांचवा हो गया भावनगर और छठवां और आखिरी हो गया गांधीनगर। तो ये 6 वो शहर हैं जहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा एक रिवाइज्ड स्कीम लॉन्च करी गई है कैश अवार्ड और नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन टू स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मतलब जो खिलाड़ी हैं पूरे भारत भर के, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, उनकी पेंशन से रिलेटेड और साथ में जो उनको कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, उनके लिए एक रिवाइज्ड स्कीम लॉन्च करी गई है जिसमें सरकार ने कई सारे फेरबदल किए हैं। तो इसको लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये इस टाइम पर यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितनी कमी आई है। तो यूएन की इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि भारत में, देखिए यहां पर अगर लास्ट रिपोर्ट की अगर बात करें इस आधार पर, तो 2004 से लेकर 2006 के सत्र में जो भारत में कुपोषित लोगों की जनसंख्या थी, ये थी 247.8 मिलियन। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें 2019 से लेकर 21 के बीच में भारत में जो कुपोषित लोगों की संख्या है, ये घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। तो 247 से लेकर 224 तक ये प्योर गिरावट आई है कुपोषित लोगों में। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए, कुपोषित लोगों की जनसंख्या काफ़ी कम हुई है। लेकिन स्टिल अभी जो सुधार है ये होना काफ़ी बाकी है। 224 मिलियन भी कम नहीं होता है, बहुत होता है, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़ी कृषि प्रधान देशों में से एक हैं। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाई हुई है। एक तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, साथ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ में यूनिसेफ, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, ये तो बात हो गई कि भारत में 224.3 मिलियन लोग कुपोषित हैं। अगर बात करी जाए ग्लोबली, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है ग्लोबली 828 मिलियन लोग कुपोषण का शिकार हैं पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारी रैंक जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि दुनिया में 828 मिलियन लोग कुपोषित हैं, जिनमें से करीब करीब आप देख सकते हो 225 मिलियन भारत से ही हैं सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन अनाउंस्ड बिड टू सक्सीड बोरिस जॉनसन एज नेक्स्ट यूके प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया है प्रधानमंत्री की पोस्ट से ब्रिटेन के। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे कौन शामिल है? तो ये हैं ऋषि सुनाक। बेसिकली भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनाक। और इन्होंने, देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा बताता हूँ। बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर रिजाइन किया है, तो अभी ये क्या है कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत रहेंगे जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता ब्रिटेन का। अब क्या है कि इन्हीं की पार्टी में से किसी को दावा लाना पड़ेगा, मतलब बिड करनी पड़ेगी। वहां की भाषा में बोलें तो बिड करनी पड़ेगी आपको। तो जब आप बिड करोगे तो आपको भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल कर लिया जाएगा कि आप भी उसके दावेदार हो, फिर वोटिंग होगी आपके लिए। लेकिन पहले आपको बिडिंग करनी होती है। अब बिडिंग आप तभी कर सकते हो जब पार्टी में कुछ सदस्यों का आपको सपोर्ट हो। तो ऋषि सुनाक ने यह बिड सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने ऋषि सुनाक को सपोर्ट किया है और वो चाहते हैं कि ऋषि सुनाक अगले प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, केवल ऋषि सुनाक ही नहीं है, ज़्यादातर वेबसाइट आपको यही अपडेट कर रही हैं, क्योंकि एक हाइप बना दी गई है केवल ऋषि सुनाक की। बल्कि मैं आपको बता दूं दूसरा पहलू भी, इस दौड़ में और भी लोग शामिल हैं, जिनमें से दूसरा सबसे बड़ा नाम है ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी यहाँ पर बिड करी है और इनका नाम है लिज ट्रुस। क्या नाम है? लिज ट्रुस। तो ध्यान रखिएगा, ऋषि सुनाक और लिज ट्रुस, इन दोनों में इलेक्शंस में काफ़ी टक्कर हो सकती है। ऋषि सुनाक आपको पता है कौन है? इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं ये। ओके,
और इन्होंने अपने सांसद अब जुटा लिए हैं समर्थन के लिए। तो दोनों की बिडिंग आगे जाएगी और देखने वाली बात यह होगी कि ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री कौन मिलता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि बोरिस जॉनसन की पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या नाम है? कंजर्वेटिव पार्टी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अरुण जेटली मेमोरियल लिटरेचर का उद्घाटन किया गया कौन से शहर में? तो अरुण जेटली स्मारक साहित्य का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का मेन मोटो ये था कि अरुण जेटली ने भारत के लिए जितना कुछ भी किया है वो सारी चीज़ों को मेमोराइज करना। कहीं ना कहीं अरुण जेटली ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हुए हैं वित्त मंत्री होते हुए भारत में कि 2014 के बाद से आपने देखा है कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छे फैसले भी आए थे भारत सरकार के। तो उनकी सराहना इस पर्टिकुलर इवेंट में करी गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सा दिन मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस जिसको बोलते हैं, यह हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस बार 2022 की इसकी थीम रही अ यूनिवर्स ऑफ 8 बिलियन विच एक्सपेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग फीचर फॉर ऑल गारंटीइंग फ्रीडम एंड डिसीजंस फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट डे है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखें। अभी हाल ही में हम लोगों ने डॉक्टर्स डे भी मनाया था 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गई हैं AATC में? AATC का मतलब है एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर की सबसे कम उम्र की अभी तक की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है जानवी दनगेती। जानवी दनगेती भारतीय मूल की हैं। इनकी उम्र केवल 19 साल है और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर पोलैंड में पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खर्ची महोत्सव कहां पर शुरू किया गया? तो खर्ची एक त्यौहार है जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है त्रिपुरा में। खर्ची एक ऐसा त्यौहार है जहां पर 7 दिन तक खर्ची पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पूजा में 14 तरीके के देवी देवताओं की पूजा करी जाती है और ये 14 देवी देवता कौन हैं तो मैं आपको बता देता हूं। गिनते जाइए यहाँ पर। पहले तो हैं भगवान शिव, दूसरी हैं माता पार्वती, इसके अलावा माता दुर्गा, माता सरस्वती, इसके बाद हो गए ब्रह्मा, फिर हो गए विष्णु, कार्तिक भगवान, फिर गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, कामदेव, इसके बाद हिमाद्री, आपको पता है ना हिमाद्री हिमालय को बोलते हैं। इसके बाद अग्नि देवता, वरुण देवता, चंद्र देवता। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इन 14 देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा करी जाती है जिसको बोला जाता है खर्ची त्यौहार। ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। 7 दिन तक ये त्यौहार चलेगा। त्रिपुरा में इस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अभी 2 महीने पहले ही नए मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का शुभारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अब सवाल ये उठता है किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस जो बनाया गया है ये स्टैच्यू है स्वामी रामानुजाचार्य का। ये कौन थे? तो ये वैदिक टाइम पीरियड पे फिलोसफर हुआ करते थे। तो इनका एक नया स्टैच्यू जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से किसने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो अभी 10 दिन पहले ही श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए थे रेनिल विक्रमसिंघे और इन्होंने भी रिजाइन दे दिया है क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते अभी आपने देखा है 3 दिन पहले ही श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षा, इनके घर के अंदर श्रीलंका की काफ़ी सारी पॉपुलेशन एंटर कर गई है। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, इनके स्विमिंग पूल में भी पॉपुलेशन खेल रही थी और नहाने लगे लोग जाके। उसके बाद आप समझ लीजिए उस देश की हालत क्या होगी जिसमें देश के राष्ट्रपति के घर के अंदर भीड़ पूरी इकट्ठी हो गई हो, एंटर कर गई हो और उसके बाद इनके सोफ़ों में, इनके बेड में जाके बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं लोग।
और ये तो अपना घर छोड़ के भागना ही पड़ा इन्हें। और इसके अलावा कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें इनके फ्रिज से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली वहाँ पर। तो आप समझ लीजिए क्या कंडीशन है श्रीलंका के अंदर। तो यहाँ पर रेनिल विक्रमसिंघे ने भी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हाथ जोड़ लिया है पूरे तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक और सहायता अनाउंस करी गई है श्रीलंका के लिए। भारत सरकार की तरफ से 44,000 टन यूरिया दी जाएगी श्रीलंका को, ताकि आगे चल के इसका यूज़ किया जा सके खेती करने में और वहाँ पर कम से कम फूड क्राइसिस तो ना होने पाए। तो रेनिल विक्रमसिंघे रिज़ाइन कर चुके हैं और बाकी महिंदा राजपक्षा जो कि प्रधानमंत्री थे ये पहले ही रिज़ाइन कर चुके हैं। गोताबाया राजपक्षा पहले 14 तारीख को रिज़ाइन करने वाले थे, लेकिन दबाव अब इतना ज़्यादा है कि ये परसों के दिन रिज़ाइन कर रहे हैं। 13 तारीख को ही अब ये रिज़ाइन करेंगे। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है अभी हाल ही में? तो इस बार का मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविक ने हासिल कर लिया एक बार फिर से। जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में इस बार निक किर्गियोस को हराया है। और नोवाक जोकोविक जो हैं ये इस टाइम पर नंबर 1 प्लेयर हैं एक बार फिर से पूरे प्रोफेशनल टेनिस जगत के। नोवाक जोकोविक ने ये पहली बार नहीं जीता है विंबलडन, ये इनका 7वां टाइटल है एज ए विंबलडन। पूरे करियर में अगर बात करें तो ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम है जो कि इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब इस बार जीता है एक नई खिलाड़ी है बिल्कुल प्रोफेशनल टेनिस जगत में, और इनका नाम है एलेना रायबकीना। क्या नाम है? एलेना रायबकीना। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और आपको एक फैक्ट बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कजाकिस्तान के खिलाड़ी ने कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता हो। मतलब केवल विंबलडन तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी कजाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था। तो ये पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और विंबलडन जीता है। तो आप 2 रिकॉर्ड इसमें मान लीजिए। इन्होंने फाइनल राउंड में ओन्स जबेर को हराया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एलोन मस्क ने यह कौन सी कंपनी है जिसके साथ $44 बिलियन की डील को कैंसिल कर दिया है? मैं आपको इसके बारे में लगातार अपडेट कर रहा था। कहानी वहां से शुरू हुई थी जब एलोन मस्क ने फैसला लिया था कि ये ट्विटर को खरीद लेंगे। इन्होंने ट्विटर से डील करी और फाइनली डील ये साइन हुई थी $44 बिलियन में। लेकिन अभी क्या होता है कि जब ये डील चल रही होती है और इसमें सारा कुछ एलोन मस्क को हैंडओवर किया जा रहा था, उस मामले में एलोन मस्क ने बीच में अपनी एक क्वेरी डाली। एलोन मस्क का कहना था ट्विटर से कि आप अपने सर्वर से जितनी भी स्पैम आईडीज हैं और जितनी भी फेक आईडीज हैं उन सब का डेटा मुझे प्रोवाइड कराइए। उसके लिए एक डेडलाइन दी गई थी, लेकिन ट्विटर वो डेटा एलोन मस्क को प्रोवाइड नहीं करा पाया। उसके बाद इनके द्वारा दोबारा डेडलाइन दी गई, ट्विटर तब भी नहीं कर पाया। तो फाइनली एलोन मस्क ने अब ये डील कैंसिल कर दी है। ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क ने डायरेक्टली ये डील कैंसिल करी हो। इन्होंने करीब 1 महीने पहले इसके बारे में अनाउंस भी किया था कि अगर ये चीज़ें हमें टाइम या डेडलाइन पे नहीं मिली तो मैं इस डील को कैंसिल कर सकता हूँ। और फाइनली वही हुआ, एलोन मस्क की तरफ से इस डील को रद्द कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल एक और खबर आ रही है कि ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट के द्वारा एक लीगल टीम कंसल्ट करी गई है और इस लीगल टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि एलोन मस्क जो भी डेटा चाहते हैं उनको वो प्रोवाइड कराया जाए। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो ट्विटर स्टिल ये चाहता है कि ये डील हो, और ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डॉर्सी वो $44 बिलियन की इस डील को समापन करना चाहते हैं। बट देखने वाली बात होगी कि डील होती है फाइनली या नहीं होती है। ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और IBM 1911 में स्थापित करी गई है, फेसबुक साल 2004 में और गूगल 1998 में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी नई कंपनी है जो कि बहुत ही जल्दी भारत के टेलीकॉम सेक्टर मार्केट में आपको देखने को मिलेगी? मतलब ये कौन सी कंपनी है जो कि बहुत जल्दी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंटर करने वाली है भारत में? तो अभी हाल ही में गौतम अडानी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है पिछले शनिवार को कि बहुत जल्द भारत के टेलीकम्युनिकेशन बाजार में अडानी ग्रुप भी आ रहा है अपने सिम लेकर। और ये अपने आप में सीधा सीधा चैलेंज है रिलायंस जियो को और साथ में एयरटेल को। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से अडानी ग्रुप अपना नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में फैलाते हैं। अल्टीमेटली रिलायंस जियो को चुनौती देना काफ़ी भारी होगा और एयरटेल को भी, क्योंकि एयरटेल जैसी कंपनी जब रिलायंस जियो के इतने बड़े पब्लिसिटी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के आगे टिकी हुई है
तो आप समझ लीजिए कि एयरटेल की भी स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, बट अल्टीमेटली अडानी ग्रुप के राइवलरी यही दोनों कंपनी होंगे। गौतम अडानी लगातार पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो जितने भी इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो फोर्ब्स हो, सब में कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के जस्ट एक पायदान नीचे ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा कितने लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? अमेरिका के अंदर सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जैसे हमारे भारत के अंदर भारत रत्न है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जे बिडेन के द्वारा टोटल 17 लोगों को सम्मानित किया गया इस साल, और ये 17 लोग डिफरेंट क्षेत्र के हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन किया है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ? और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो फ्रांसीसी कंपनी है ये HAL की मदद से भारत में एक एरो इंजन कंपनी की स्थापना करेगी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अभी हाल ही में फ्रांस की सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन के साथ पैक्ट साइन किया है, और दोनों के बीच में सहमति बनी है कि सैफरान हेलीकॉप्टर HAL की मदद से अपनी एक यूनिट भारत में लगाएंगे, और इसका सीधा फायदा हमारी डिफेंस को मिलेगा। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है, तो वो इंडो रशिया ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में ही बनाई जाती है। तो आगे आने वाले टाइम में आप ये समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन है वो भारत में ही बनेंगे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। सैफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन एक रेपुटेटेड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1938 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस का एक शहर जिसको बोलते हैं बोर्ड्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड्स। और इसके सीईओ हैं फ्रैंक साउडो। क्या नाम है? फ्रैंक साउडो। इन्होंने ही यहाँ पर ये डील साइन करी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिफेंस मंत्रालय की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए सीईओ होंगे BK उपाध्याय। पूरा नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हमारे देश में एक डिफेंस यूनिट है जो कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के लिए कार्गो शिप्स बनाने का काम करते हैं और वेसल शिप्स बनाने का भी कार्य करते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना करी गई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है गोवा के अंदर वास्को डा गामा। गोवा में इस टाइम पे प्रमोद सावंत की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है सी गार्जियन 2। तो ये जो सी गार्जियन 2 मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है ये कौन से दो देशों के बीच में हो रही है? ये हो रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। और इस बार ये कहाँ पर हो रही है? तो ये चाइना का एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं वूसोंग पोर्ट। क्या बोलते हैं? वूसोंग पोर्ट। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। 4 दिन की एक्सरसाइज है जो कि 10 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये 13 जुलाई तक चलेगी। इसमें अगर बात करी जाए पाकिस्तानी नेवी की तरफ से, तो पाकिस्तान नेवी के कॉमोडोर राशिद महमूद शेख इनका नाम है, ये हिस्सा ले रहे हैं। और चाइनीज़ नेवी की तरफ से जो इनके रियर एडमिरल हैं इनका नाम है लिू जिंगजांग। क्या नाम है? लिू जिंगजांग। तो ये हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, UAE की कैपिटल अबू धाबी, चाइना की कैपिटल बीजिंग, ईरान की कैपिटल तेहरान, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। ल्यूसेंट MCQ सीरीज मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। डेली 12:30 बजे क्लास होती है, तो कल की क्लास लेना मत भूलिएगा। सभी क्लासेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लीजिए। पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है 100%। अनलॉक कोड 11777 है, इसकी मदद से आप ये क्लास ले सकते हो। अब रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल सिंपल है आज का क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हो दिल्ली सल्तनत में तैमूर लंग के द्वारा कौन से ईयर में आक्रमण किया गया था? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अनअकैडमी पर आप 11777 डिस्काउंट कोड का यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। IIT JEE, UPSC, स्टेट PCS, CDS, FCAT, स्टेट पुलिस हो गया, SSC, बैंक, रेलवे, एवरीथिंग, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन इस कोड की मदद से ले सकते हो और बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। और आप साथ में SSC कैटेगरी में मेरे बैचेस भी ले सकते हो। इस टाइम पर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का लेटेस्ट बैच चल रहा है और साथ में करंट अफेयर का सुबह बैच चलता है। आप इन दोनों को अवेल कर सकते हो। अगले महीने मेरा स्टैटिक GK का बैच लॉन्च हो रहा है और एक नेक्स्ट SSC CGL के लिए। बाकी ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक आपको पता ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।
हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से कार्य करते रहिए। एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। हैव अ नाइस डे।